नमस्कार श्रोताओं, मैं रीता उपाध्याय आज आपको माखन चोर चित चोर कान्हा की कहानी सुना रही हूँ। गोपियाँ सुबह सुबह यमुना के तट पर स्नान करने के लिए तथा पानी भरने के लिए गई थीं। सब एक दूसरे से बातें करने लगी। उनकी बातों का विषय था गांव में माखन चोरी की बढ़ती घटनाएं। उस माखन चोर से वे लोग त्रस्त हो गई थी। वे चर्चा में मशगूल थीं। तभी एक नकचढ़ी गोपी ने चिल्लाकर कहा कि जब तुम लोग इतना ही त्रस्त हो तो उसे पकड़कर सबक क्यों नहीं सिखाती। सभी ने स्वर की दिशा में देखा तो सामने एक गोपी प्रभावती खड़ी थी, जो स्वभाव से थोड़ी गुस्सैल और नकचढ़ी थी। उस कन्हैया को यशोदा ने कुछ ज्यादा ही सिर पर चढ़ा रखा है। कहती है, मेरे लाला को रंगे हाथ पकड़ कर दिखाओ, तभी मैं मानूंगी। एक बार, सिर्फ एक बार वो चोरों का सरदार मेरे घर आए तो सही, मैं उसे पकड़कर सबक न सिखाऊं तो फिर तुम लोग कहना। उसने अत्यंत गर्वीली आवाज में अपने मस्तक को ऊंचा किया और तिरछी निगाहों से देखते हुए चली गई। अब इस बात की घोषणा प्रभावती के बेटे नंदू के कान में पड़ी। वह कान्हा की टोली का एक विशेष गोप था। उसका काम था बात इधर की उधर करना। वह कान्हा के लिए परम जासूसी करता था। वह कान्हा का परम भक्त भी था। तुरंत सभी खुराफाती गोपों की और कान्हा की परिचर्चा होने लगी। सभी गोपों ने एक तुरंत सभा बुलाई। टोली के सरदार कन्हैया को नंदू ने सारी बातें बताई। सभी ग्वाल बाल एक स्वर से बोले, कन्हैया देख भाई, यह तो हमारी नाक का सवाल है। उस प्रभावती ने हमारे सरदार को ललकारा है। इसका जवाब तो जल्द ही जल्द देना ही होगा। कन्हैया ने अपनी अंगुली ठुड्डी में सटाई और चिंतन में डूब गया। अब कन्हैया तो ठहरे भगवान, चिंतन तो उन्हें करना ही था। आखिर भक्त अभिमान से जो ग्रसित हो गया था, समर्पण के स्थान पर गर्व की डोर से मदन गोपाल को बांधने का वो दावा कर बैठा था। अब इस दर्पपूरित संकल्प का खंडन तो करना ही पड़ेगा। अगली सुबह जैसे ही प्रभावती घर के काम निपटाकर यमुना तट पर पानी लेने के लिए निकली, तभी पूरी की पूरी टोली ने उसके घर के छीके पर टंगी माखन की मटकियों पर धावा बोल दिया। सबने खूब छक कर माखन खाया और खूब धमाल मचाया। इसी बीच कन्हैया का ध्यान घर के आंगन की ओर गया। वह कई दिनों से गोबर से लिपा नहीं गया था। जगह जगह से गोबर की परत उखड़कर बेकार हो गई थी। दहलीज के पास छोटे छोटे गड्ढे तक बन गए थे। यह देख कन्हैया ने सबको आवाज दी, अरे साथियों, सब इधर आओ। देखो, यह प्रभावती तो बड़ी गर्वीली और घमंडी है। उसके साथ ही साथ यह आलसी भी है। घर का आंगन लिपे हुए उसे महीनों बीत गए हैं। देखो कितना उबड़ खाबड़ और भद्दा लग रहा है। चलो कोई बात नहीं, अगर उसने नहीं लिपा है तो हम लिप देते हैं। कान्हा ने शरारत भरी आंखों से सबकी ओर निहारा। सभी अपने नटवर नागर सरदार का संकेत झट से समझ गए। रसोई घर में जितना भी बासी मक्खन पड़ा था, वह सब आंगन में बिखेर दिया गया। ग्वाल बाल नन्हे नन्हे हाथों से माखन की लिपाई पूरे आंगन में करने लगे। हमारा कन्हैया दहलीज के पास जो गड्ढे थे उसमें माखन भरने लगा। कुछ ही पलों में पूरा आंगन माखन की सफेद व चिकनी चादर में लिपट चुका था। तभी नंदू
जो बाहर पहरा दे रहा था भागा भागा अंदर आया और बोला, माँ आ रही है, सब छिप जाओ। एक ही पल में जिसको जहाँ ओट मिली वह वहीं छिप गया। कोई बक्से के पीछे, कोई चारपाई के पीछे, कोई अनाज की बोरी के पीछे और कोई ओखल के पीछे। इतने में प्रभावती, जिसने सिर पर पानी से भरी 3-3 मटकियां धरी हुई थी, उसने घर का दरवाजा खोला। जैसे ही दहलीज के अंदर पैर रखा वह सीधे माखन भरे गड्ढे में गया और धड़ाम से गिर गई। प्रभावती पानी की मटकियों सहित माखन से लिपे आंगन में आ गिरे। पानी और माखन के मिश्रण से आंगन में ऐसी कीचड़ हो गई कि प्रभावती जैसे ही उठने के लिए पांव जमाती वह उसी पल फिसल जाती। सारे वस्त्र, हाथ पैर सब चिकने। बेचारी प्रभावती आज चिकनाई के भंवर में डगमगा रही थी। आखिर यह होना ही था। अगर साधक इतना आलसी हो जाए कि नित्य साधना से अपने आराध्य के स्वागत में हृदय रूपी आंगन को तैयार ही न करे, ऐसे में मायापति की माया की चिकनाहट से तो पांव फिसलेंगे ही ना, साथ ही जन्मों जन्मों से सिर पर रखी सत रज तम वृत्तियों की 3 मटकियों का रस माया के प्रबल आकर्षण के साथ मिलकर ऐसा कीच मचाता है कि साधक चाहकर भी भक्ति पथ पर पांव आगे नहीं बढ़ा पाता। उसके पैर फिसलते ही हैं। आज प्रभावती भी अपनी इसी गलती के कारण फिसल गई। जैसे ही ग्वाल बालों ने उसे इस हालत में देखा तो सब अपने अपने स्थानों से बाहर निकल आए और खिलखिलाते हुए हंसने लगे। वे प्रभावती को ठेंगा दिखाकर हंस रहे थे और साथ ही साथ तालियां भी बजा रहे थे, जिससे प्रभावती बहुत ही चिढ़ गई। अब प्रभावती को समझते देर न लगी कि इन सब के पीछे कन्हैया का ही हाथ है। वैसे भी वह इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं थी। आखिर उसकी प्रतिष्ठा का प्रश्न था। सबके सामने किए गए दावे की प्रतिष्ठा का प्रश्न उसके सामने खड़ा था। इसलिए प्रभावती भी कन्हैया को पकड़ने के लिए मानसिक चक्रव्यूह रचने लगी। अगले ही दिन प्रभावती ने ताज़ा ताज़ा मक्खन निकाला, उसे आंगन में सबसे ऊंचे छीके पर टांग दिया, जानबूझकर घर का दरवाजा खुला छोड़ दिया और खुद एक कोने में लाठी लेकर छिप गई। यानी कि कुल मिलाकर शिकारी ने शिकार को पकड़ने के लिए पूरी तैयारी कर ली थी। लेकिन जाल में शिकार फंसेगा या शिकारी खुद ही शिकार बन जाएगा, यह तो प्रभावती को पता ही नहीं था। इधर कन्हैया भी अपनी टोली के संग मोर्चे पर जाने के लिए तैयार खड़ा था। ग्वाल बालों ने पूछा, कन्हैया आज किसके घर धावा बोलना है? कान्हा ने नंदू की ओर देखा और बोला, वही जिसे कल गिरता हुआ छोड़कर आए थे, उसे अब उठाना भी तो है ना। सभी एक साथ उछल कर बोले, मतलब प्रभावती के घर? कल की जीत से उत्साहित सारे मित्र जोरदार जय घोष करते हुए आगे बढ़ गए। प्रभावती के घर पहुंचकर पहले नंदू और प्रदीप के घर दबे पांव अंदर घुसे। दाईं ओर देखा, फिर बाईं ओर देखा, आंगन खाली था। आगे बढ़कर रसोई घर में देखा तो वहाँ भी कोई नहीं था। सबने अच्छी तरह तहकीकात कर लिया। उसके बाद कन्हैया को इशारा किया कि आ जाओ, अंदर रास्ता साफ है। बस अब क्या था, पूरी की पूरी टोली अंदर घुसी और माखन चोरी में जुट गई। प्रभावती कोने में छिपकर सब देख रही थी। बस
सही मौके की तलाश में थी। उसे अपनी बुद्धि पर बड़ा गर्व हो रहा था। वह मन ही मन खुश हो रही थी। सोच रही थी कि अब की बार नंद का छोरा बचकर न जाने पाएगा। माखन का छीका कुछ ऊंचा था। कान्हा ने ग्वाल वालों को इशारा किया। सभी ने गोल घेरा बनाया। पांव के ऊपर 4, 4 के ऊपर 3, 3 के ऊपर 2 और सबसे ऊपर कन्हैया पहुंच गया। कान्हा के हाथ में ताजे मक्खन से भरी मटकी थी। मोटू गोपी ने इशारा किया, कन्हैया अब फोड़ देना मटकी, बड़ी भूख लगी है। कन्हैया ने हाथ की मुट्ठी बनाई और 3, 2, 1 और यह फूटी मटकी। अभी सब माखन की ओर लपकने ही वाले थे कि प्रभावती ने मौका संभाला। लाठी ठनकाते हुए बाहर आकर चीखी, ठहरो बदमाश चोरों, तुम्हें तो मैं बताती हूँ। जैसे ही सामने प्रभावती को देखा, सभी ग्वाल बाल भाग खड़े हुए। कोई द्वार की ओर, कोई खिड़की की ओर, कोई झरोके की ओर, और जिसे जो स्थान मिला वहीं से भाग खड़ा हुआ। पर बेचारा कन्हैया जो सबसे ऊपर था, सीधा प्रभावती के पैरों के पास जा गिरा। प्रभावती ने झट से कान्हा का मक्खन से सना हाथ कसकर पकड़ लिया। कड़कती आवाज में बोली, आज न छोड़ूंगी तुझे कपटी छलिया, आज तो यशोदा के सामने तुझे रंगे हाथ लेकर जाऊंगी। अब कन्हैया उनकी धमकी सुनकर एकदम भोले भाले बन गए। उन्होंने लाड़ जताते हुए कहा, मौसी, मेरी प्यारी मौसी, जरा मेरी बात तो सुन लो। अब प्रभावती तुनक कर बोली, कुछ नहीं सुनूंगी आज मैं। यशोदा से तेरी हड्डी पसली एक न करवाई तो मेरा नाम भी प्रभावती नहीं। बगैर एक पल गंवाए प्रभावती ने अपने पल्लू का घूंघट आगे किया और कान्हा का हाथ कसके पकड़कर चल पड़ी सीधे नंद भवन की ओर। आज साधक को अपने बुद्धि बल और भुजबल दोनों पर गुमान हो रहा था। यही सोचकर कि आखिरकार उसने बुद्धि लगाकर भगवान की कलाई को जकड़ ही लिया, वो भी इतना कसकर कि प्रभु छूटकर कहीं नहीं जा सकते। लेकिन क्या सच में आज दर्प की पकड़ ने दामोदर को बांध लिया था? क्या आज बुद्धि बल भाव बल से जीत गया था? अब आइए हम इसका दर्शन करें। अब नंद भवन कुछ ही दूरी पर रह गया था। तभी कन्हैया ने अपनी लीला का प्रसार किया। भोला सा मुंह बनाकर दबी सी आवाज में बोला, मौसी, तू इतने निष्ठुर क्यों हो गई है? मेरे हाथ को तूने इतना कस कर पकड़ा है कि वह लाल होकर सूज गया है। देख मौसी, मैं चल तो रहा हूं न तेरे साथ, तू ऐसा कर, मेरा दूसरा हाथ पकड़ ले, और मेरा यह अब हाथ भी दुखने लगा है। प्रभावती ने कहा, ठीक है ठीक है, अब ज़्यादा भोला बनने का प्रयास न कर, अपना दूसरा हाथ दे। कान्हा ने झट से अपना दूसरा हाथ प्रभावती के हाथों में पकड़ा दिया। प्रभावती अपने मुख पर घूंघट डाले द्रुत गति से भागी चली जा रही थी। मार्ग में मिलने वाली हर गोपी से वह यही कह रही थी कि देख विशाखा, आखिर मैंने पकड़ ही लिया नंद जी के छोरे को। ओ सुनंदा, देखा यही है ना वो माखन चोर जो तुझे तंग करता था? ओ सुलेखा, देख, अब से तेरी सभी परेशानियों का अंत हो जाएगा। जो भी गोपी प्रभावती से ये बातें सुनती मुस्कुराकर आगे बढ़ जाती। अब कुछ ही कदमों की दूरी पर सामने नंद भवन दिखाई देने लगा। प्रभावती जोर जोर से आवाजें दे उठी, अरे ओ यशोदा रानी, तनी बाहर तो आओ, देखो मैं किसको लाई हूँ। ओ यशोदा रानी, सुनती हो?
तनिक बाहर आके अपने लल्ला के दर्शन तो कर लो। इतने में यशोदा माँ अंदर से बाहर आती दिखाई दी। प्रभावती तो आज प्रसन्नता के सर्वोच्च चोटी पर थी। बस आज कान्हा का भांडा फोड़ हो गया समझो। पर यह क्या, यशोदा के साथ साथ कन्हैया की धुंधली सी छवि भी आती दिखी। फिर एकाएक कन्हैया का स्वर भी सुना, ओ मौसी, किसको लेकर आ गई आज तुम? प्रभावती का माथा ठनका। अरे भाई, कन्हैया तो मेरे सामने है, फिर यह किसकी कलाई मेरे हाथ में है? उसने झट से घूंघट हटाया, अपना सिर घुमाया और पीछे देखा तो वह ठिठक कर रह गई। उसके हाथ में अपने ही बेटे नंदू की कलाई थी। वह पांव पटक कर धरा पर बैठ गई, हाथ से अपना माथा ठोका और किलस कर कह उठी, छल गया छलिया फिर से। मैं समझ गई कान्हा, जब मार्ग में तूने हाथ बदलने को कहा तभी तू अपनी लीला कर आया। अहंकारी साधक फिर से ठगा रह गया। ऐसा होता भी क्यों ना, जब अज्ञानता का इतना लंबा घूंघट आंखों पर डाला होगा तो भला भगवान कहाँ पकड़ में आ सकते हैं। अज्ञान जड़ित बुद्धि से केवल संशय, प्रश्न और शंकाएं ही हाथ लगती है। मोह और माया ही पकड़ में आती है, शाश्वत प्रेम नहीं। प्रभावती ने वहीं बैठे बैठे कन्हैया की ओर देखा। कान्हा पास ही खड़ा मंद मंद मुस्कुरा रहा था, बड़े प्रेम से प्रभावती को निहार रहा था। निसंदेह आज भक्त और भगवान के बीच फलांग भर की ही दूरी थी, लेकिन कई बार इस छोटी सी दूरी को पार करने में जन्मों जन्म लग जाते हैं। यह तो भक्त पर निर्भर करता है। वो चाहे तो अपने मन रूपी पल्लू को अभिमान का घूंघट बनाकर आँखों को ढक ले, या फिर उसे अपने आराध्य के चरणों में वात्सल्य का आंचल बनाकर फैला दे। इस विस्तारित आंचल में अपना प्रेम रत्न डालने के लिए आराध्य स्वयं ही भागे चले आते हैं और जन्मों की दूरी को पल भर में ही पार कर देते हैं। कहिए मेरे सहृदय श्रोताओं, आपको मेरे द्वारा कही यह कथा कैसी लगी? मेरा ख्याल है अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो कृपया आप लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आपके सब्सक्रिप्शन और लाइक का मुझे इंतज़ार रहता है। नमस्कार।